गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पाइंट एडुटेक। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। बच्चों ऐसा दिया गया है कि एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं, ठीक है ना, दो डाइस को अगर आप एक साथ थ्रो करते हैं तो जो दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो डिफरेंट है। मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर आपका नहीं आ रहा है, या तो एक पे 1 आ रहा तो एक पे 2 आ रहा, एक पे 3 आ रहा तो एक पे 5 आ रहा। इस तरीके से है, दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। ओके, ये आपको दिया गया है गिवन दैट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको हमेशा ये समझना है कि एक इवेंट आपको दिया रहेगा और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या दिया गया है और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड लगा रहेगा मतलब वो पूछ रहा है, और जिसमें गिवन लगा है वो दिया गया है। तो क्या गया बोला जा रहा है कि गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, कि एक दो डाइस को फेंकने से जो दोनों पे नंबर आ रहा है वो दोनों के दोनों आपके डिफरेंट हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द इवेंट, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। द सम ऑन द डाइस इज 4। डाइस में आए गए नंबरों को अगर आप सम करिएगा, डाइस में जो आया है नंबर अगर आप उसे सम करिएगा तो दोनों डाइस के नंबरों का सम कितना हो रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सम 4 आएगा। लेकिन आपको यह पता है कि दोनों डाइस में जो नंबर है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको ये स्टूडेंट पता होना चाहिए कि दो डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्रिएट होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सैंपल स्पेस वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करे थे कि अगर दो डाइस को फेंकते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 होता है। अब वो पूरा क्रिएट करके उस समय दिखाए थे, बट यहाँ पे क्रिएट करना अभी उतना जरूरी नहीं है। ऐसा है तो आप पीछे के वीडियो में या नोट्स बना रहे होंगे तो आप वहां पे जरूर देखे होंगे, राइट ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। बच्चों एस क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है। माना एस क्या है, सैंपल स्पेस है। तो दो डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्रिएट होगा, 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस में भी यही पॉसिबिलिटी है। अब आप पूरा जब मल्टीप्लाई करिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा कितना, 36। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आएगा आपका, 36। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। तो दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बच्चे इवेंट ई मानते हैं। ई हम लोग जनरली उसको मानते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो क्या बोला जा रहा है, आपको दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, अच्छा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना उसी को हम लोग ई मानते हैं ना। तो द सम ऑन द डाइस, ठीक है, इज 4। क्या लिखा है ना, सम ऑफ नंबर्स, थोड़ा सा बच्चों यहां पे देखिएगा, सम ऑफ क्या है, नंबर्स है ना। डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ने पे कितना आ रहा, 4 है। तो लेट ई बराबर क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग 4, ठीक है ना। जो नंबर दोनों पे आ रहा है उसका सम क्या है, 4। तो दोनों डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो 4 आने के कितने तरीके हैं, या तो बच्चों 1 3 से 4 आ सकता है, या फिर आपका 3 1, ठीक है। पहले डाइस में 1 आ गया, दूसरे में 3, पहले में 3 दूसरे में 1, तो जोड़ेंगे तो 4, ये भी 4 आएगा। और किस तरीके से 4 आएगा बच्चों, 2,2 से। यही 3 पॉसिबिलिटी है, राइट ना। अब ऐसा नहीं डाइस में 0 होता, डाइस में 0 नहीं होता, 0 4 मत लिख दीजिएगा। डाइस में जो पॉसिबल वेज है क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो उनमें से क्या 1 और 3 को आप जोड़िएगा तब 4 आ सकता है, 3 और 1 को जोड़िएगा तब 4, 2 और 2 4। क्योंकि आपको क्या बोला गया कि डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है, उनका सम 4 है, राइट। तो 4 लाने के तरीके 1 3 3 1 2 2। और ई में क्या बोल रहा है बच्चों, ई के बाद एफ में क्या बोला है, इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर, ठीक है। जो डाइस में नंबर आ रहा है वो क्या है आपका, डिफरेंट है। जो नंबर आपको मिल रहा है वो क्या है,
डिफरेंट है। तो आपको ये पता है कि टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है, 36 होता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है बच्चों, जब आप डाइस को थ्रो करिएगा तो 36 होता है। उसमें से 6 जो है वो सेम होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आ गया, तो आप बोलिएगा कि सेम नंबर आ गया दोनों डाइस में। हमें चाहिए डिफरेंट नंबर, तो 36 में से 6 सेम है, तो डिफरेंट नंबर की संख्या कितना, 30। अब पूरा 30 में लिख नहीं रहा हूं, जैसे आपका नंबर आ गया 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 2 तो सेम हो गया, तो इसलिए 2 2 को हटाएंगे, 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 सेम हो गया, तो उसको छोड़ देंगे, 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, इतना। तो ये आपका कितना हो गया बच्चों, 30। नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ क्या है, हो गया 30 एलिमेंट। ठीक है, इसमें आपका 30 एलिमेंट है। अब आपको देखना है क्या, कि आपको इवेंट निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब ई में आपके कितने एलिमेंट है बच्चों, तो ई में आपके पास 3 एलिमेंट है, लेकिन आपको ई बाई एफ निकालना है ना। क्या निकालना है, ई बाई एफ निकालना है। तो ई बाई एफ निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे इरेज करते हैं यहां पे। तो ई बाई एफ के लिए आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में कॉमन क्या है, देखिए 1 3 3 1, इसमें भी डिफरेंट नंबर है, इसमें भी डिफरेंट नंबर है। अब 2 2 है यहाँ पे, और इसमें दोनों में सेम है, तो 1 3 और 3 1 को हम हटाते हैं, एक साथ लेकर के आते हैं, 2 2 यहां से हट जाएगा। इंटरसेक्शन एफ में 2 2 नहीं आएगा, क्योंकि एफ में जो सेट में दोनों में अलग अलग नंबर वाले डाइस है। ठीक है, वैसे डाइस के एलिमेंट है जिसमें क्या दोनों में डिफरेंट नंबर है, उसको हम लोग एफ बोल रहे हैं। और ई में क्या सम 4 आ रहा है, तो 4 आने का अलग अलग नंबर ला करके कितने तरीके, 1 3 3 1। इंटरसेक्शन एफ कहां है, क्या है, 2। तो बच्चों पी एफ क्या है, पी एफ हो जाएगा आपका कितना, 30 बाई 36। तो बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या, पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बच्चों 2 बाई 36, और पी एफ की प्रोबेबिलिटी 30 बाई 36। ये कैंसिल हो गया, 2 बाई 30 आपका आया, इसको आप काट दीजिएगा, तो 1/15 इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आएगा बच्चों, 1/15। ओके, तो यहां पे आप इसे नोट करिए, 1 कितना हो जाएगा, 15। जब आप कैंसिल करिएगा यहाँ पे इसको, तो 1/15 हो जाएगा। ओके ना, तो ये नोट करिए, हम लोग इसे इरेज करते हैं, और एक अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोल रहा है उसे देखिए, इसे पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है स्टूडेंट आपको कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को कंसीडर किया गया है कि एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करने का एक्सपेरिमेंट है, और बोला जा रहा है कि डाई में अगर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, राइट, तो डाई को हम लोग फिर से फेंकेंगे, और अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे। अब आपसे बोल रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कॉइन में क्या आएगा, टेल। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसे हम लोग ई मान लेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसे ई मान लीजिए। तो कॉइन में टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना, और दिया गया है कि डाइस में कम से कम क्या आएगा, 3 आएगा। डाइस में क्या आएगा, कम से कम 3 आएगा, एटलीस्ट 1 डाइस थ्रो, सो 3, ये आपको बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है बच्चों, ये हम लोगों का एक डाई है। अब डाइस में 2 तरीके का एक्सपेरिमेंट है, एक है मल्टीपल ऑफ 3 अगर आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आपका क्या है, 3 और
6 है। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा तो उसके अलावा 1 2 4 और 5 बचता है, राइट। ये चीज है डाइस में हमारा, ये चीज है कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, राइट, तो आप क्या करिएगा कि डाइस को फिर से फेंकिएगा। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, एक सिक्के को टॉस करना है। तो देखिए बच्चों क्या आपको करना है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा डाइस था और अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया जैसे 3 और 6, तो 3 और 6 के बाद आपको फिर से डाइस थ्रो करना है। तो फिर से आप डाइस थ्रो करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। और अगर ये आया 1 2 3 4 5 अदर देन मल्टीपल ऑफ 3 तो आप एक सिक्के को उछाल दें। तो सिक्के में फिर क्या पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल। अब आपको देखिए यहाँ पे सिंपल स्पेस क्रिएट करना है, राइट ना, सिंपल स्पेस क्रिएट करना है। अगर इस तरीके का कुछ आया तो हम लोग को सैंपल स्पेस किस तरीके से तैयार करना वो देखिए। आपको पता है कि क्वेश्चन से सारा कुछ हम लोग यहाँ पे लिख लिए। एक्सपेरिमेंट में ये था कि मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो डाइस थ्रो फिर से किया जाएगा। तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 फिर से आ सकता है। अगर वो नहीं आया तो क्या क्या बच गया, 1 2 3 4 5 आ सकता है, 1 2 4 5 आ सकता है। तो उसके बाद आप क्या करने वाले, कॉइन को टॉस करने वाले। तो कॉइन को टॉस करिएगा तो हेड या टेल आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का सेट क्या होगा बच्चों, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। फिर क्या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। फिर क्या 1 हेड 2 हेड 4 हेड और 5 हेड और 1 टेल 2 टेल 4 टेल और 5 टेल। ये है बच्चों आपका पॉसिबल सैंपल स्पेस, राइट। इस एक्सपेरिमेंट से इतना ही रिजल्ट आपका निकल करके आएगा, ओके। अब आप देख सकते हैं कि कितना रिजल्ट बन करके आ रहा है आपके पास। अगर आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 है ना, 6 दूना 12 और 4 दूना 8 20। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया आपका, 20। सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए बच्चों, 20। अब देखिए आपसे एक इवेंट ई बोल रहा है और एक इफ बोल रहा है। ई में क्या बोल रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोग उसे ई मानते हैं। ई में बोल रहा है कि फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉइन सो टेल। क्या इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन कॉइन। बच्चों सिक्के पे आपको क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो टेल वाला इवेंट देखिए क्या है, 4 टेल है ना, 1 टेल 2 टेल 1 टी 2 टेल 4 टेल और 5 टेल। ये है एन ई कितना है आप देख सकते हैं आपका 4। और एफ में क्या बोल रहा है बच्चों, तो एफ में आप देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 1 डाइस सो 3, कम से कम एक डाइस में आपको 3 देखने को मिलेगा। कम से कम एक डाइस में आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा। तो देखिए 3 वाला हम लोग क्या लेते हैं, तो 3 वाला इतना आपका, इस सब में कम से कम एक डाइस 3 है, एक ये भी है ना, उसके बाद एक ये भी एलिमेंट है जिसमें 3 है। तो 3 किसमें दिख रहा, ठीक है। तो 3 वाला आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और एक 6 3। तो यहां मैं लिखता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग 3 एटलीस्ट 1 डाई, एक डाई में कम से कम 3 आएगा। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3। ये हो गया आपका
ओके, यहां तक हमारा मिल गया, नीचे आई होप आपको विजिबल हो। चलिए अब ये आप देख सकते हैं बच्चों की NF क्या है, तो NF आपका कितना 7 है, ठीक है, और PF कितना हो जाएगा 7/20, ठीक है। सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पे 20 है, तो 7/20 आपका निकल करके इसकी प्रोबेबिलिटी आएगा NF का। तो बस आपको इधर अच्छे से रखते हैं, ओके। NF की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 7/20। अब PE/F निकालने के लिए आपको PE इंटरसेक्शन F भी चाहिए, तो E और F में आपको इंटरसेक्शन देखना है। तो E और F में क्या, E में जो है बच्चों और F में कम से कम एक तो 3 है, तो देखिए E और F में 1T 2T 4T और 5T, 3 वाला कोई है ही ना, और इसमें 3 वाला है, तो E इंटरसेक्शन F का सेट आपको क्या मिल गया 5 मिल गया। एम्प्टी सेट आ रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0। तो फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या देखेंगे, फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E आफ्टर F इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PF। PE इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 0, और ये क्या 7/20, दैट मीन्स 0। ये आपका आंसर होगा, ओके। तो ये नोट करिए। अब एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं और इस एक्सरसाइज को हम लोग द एंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। आपको बोल रहा है क्या, इफ PA बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2 है, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है 0 है। आपसे बोल रहा है PA/B क्या होगा। A में क्या है 0, B में है 1/2, C में है नॉट डिफाइंड, D में क्या है 1, यही है आपका। अब देखिए बच्चों PA/B क्या होगा, PA/B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय क्या PB। अब यहाँ पे P इंटरसेक्शन B कुछ भी हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको क्या दे रखा है 0, तो समथिंग बाय 0 क्या होता है स्टूडेंट, हमें पता है नॉट डिफाइंड, तो ये आपका क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 तक 13.1 को कंप्लीट करें। एक क्वेश्चन आपका और है यहाँ पे 17 तक इसमें दे रखा है, ओके। तो इसे आप नोट करिए, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये आपको दे रखा है PA/B बराबर क्या PB/A। तो आपसे बोल रहा है क्या A इज द सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। B में है A बराबर B, C में है A इंटरसेक्शन B बराबर 5, और D में है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये बात आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट आप देखिए क्या आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B बराबर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। तो A/B का प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B/PB, और स्टूडेंट PB/A को आप क्या लिख सकते हैं, PB/A को भी लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B बोली या B इंटरसेक्शन A बोली बाई PA। ये और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका PB। ये हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में भी दे रखा है, वर्ष 2023 में जो मॉडल सेट आया है
उसमें भी आपको दिया गया है। तो इसे नोट करिए स्टूडेंट, और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं एंड अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। नोट करिए आप इसे। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले एक्सरसाइज के लिए ये होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो देखिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लेट E and F are two events E and F are two events associated with same sample space। बच्चों E और F दो इवेंट है जो सेम सैंपल स्पेस S में एसोसिएट हो रहा है। दोनों E और F सैंपल स्पेस S में ही घटित होने वाले दो घटनाएं हैं, राइट। तो देन हम लोग जानते हैं बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F इज ऑलरेडी अकर्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या था वो देखिएगा। तो ये आपका था PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई क्या, PF। क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई क्या, PF। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे आप इसे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू क्या, P से मल्टीप्लाई हो जाएगा PF इंटू क्या, PE बाई F। इसी को हम लोग कहते हैं, इट्स कॉल्ड इसी को आप क्या कहते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। PE इंटरसेक्शन F क्या होगा, PE इंटरसेक्शन F क्या होगा, तो PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू क्या, PF इंटू PE बाई F। PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू क्या होगा, PF इंटू PE बाई F आप इसे कहेंगे। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F होगा। अब इसी से हम लोग कुछ जनरलाइज रिजल्ट निकालेंगे। पहले तो आप इसे नोट करिए, इरेज करते हैं। अब देखिए हम लोग जनरलाइज रिजल्ट क्या क्या इससे निकालेंगे। देखिए बच्चों इसमें आपका रिजल्ट क्या क्या निकलेगा। जैसे अगर आपको PE इंटरसेक्शन F चाहिए तो आपको क्या लिखना है, अगर आप यहाँ पे PE लिखते हैं तो इधर आपको लिखना पड़ेगा PF बाई E। ओके, अगर आप PE इंटरसेक्शन F निकालते हैं और अगर आप PE और F की प्रोबेबिलिटी एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो E और F में से आपको कोई एक लिखना पड़ेगा। जैसे आप PE लिख दिए तो नीचे PE, यहां से यहां E और E मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, E की प्रोबेबिलिटी तो लिख दिया। अब F की प्रोबेबिलिटी, जब इवेंट E हो चुका है, पहले E हुआ फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, F की प्रोबेबिलिटी जब E कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। सेकंड में क्या बोल रहा हूं बच्चों, अगर आप PE इंटरसेक्शन F को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप पहले इवेंट F कर ले। ओके, तो F कंप्लीट हुआ, देन फिर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E की प्रोबेबिलिटी जब F हो चुका, यहां से FF मैच करेगा, E और E मैच करेगा। अब बच्चों कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि E और F को में इंटरसेक्शन को हटा देते हैं। तो जब आप इंटरसेक्शन को हटा दीजिएगा तो बीच में आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखिए आप इसे इस तरीके से भी लिखिएगा,
PEF मतलब क्या, PE और PF/E ऐसा भी लिखा जाता है। ओके, PEF, EF के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो PEF की प्रोबेबिलिटी क्या, PE इंटू PF/E। PEF का मतलब क्या, PE इंटू PF/E। थर्ड के बाद 4 नंबर, अगर जैसे आपसे बोला गया E, F और G, ठीक है, तीनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ, PE, F और G तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या, एक साथ, तो आप क्या लिखिएगा, पहले PE फिर F की प्रोबेबिलिटी, तो F की प्रोबेबिलिटी, लेकिन उससे पहले कौन हुआ है, E हुआ है, तो नीचे E। अब हम लोग को क्या चाहिए, G की प्रोबेबिलिटी, तो G से पहले कौन हुआ है बच्चों, E और F, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, EF। ओके, तो PE PF/E और P क्या, G/EF, राइट। एक हम लोग और लिख लेते हैं, EFGH, अगर ऐसा चाहिए, मतलब ये PEFGH का मतलब हुआ बच्चों E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन H, ऐसा है। आप इसे एक साथ में लिख सकते हैं PEFGH, सबके सब बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट सब में है आपका। ओके, सब में जो है इंटरसेक्शन आपका लगा है। अब EFGH की अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो आप किस तरीके से बोलिएगा वो देखिए। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले PE फिर क्या, PF जब E हो चुका है, फिर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ G जब E और F दोनों हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H जब आपका E, F और G तीनों हो चुका है। इसे इस तरीके से भी जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, PE PF/E इंटू PG/E इंटरसेक्शन F, कहीं पे ऐसा भी लिखा रहेगा, और फिर PH/E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ये ऐसा भी आपको दिखेगा। बीच में कुछ नहीं है तो इंटरसेक्शन का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आप यहाँ पे इसे नोट करिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। तो देखिएगा बच्चों, टू इवेंट्स E and F, two events E and F are said to be independent if occurrence of event E does not affect the occurrence बच्चों दो इवेंट E और F है, अगर दोनों को इंडिपेंडेंट इवेंट कहना है तो E के होने से F के होने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है E और F, तो E के होने से F के होने में कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। मतलब अगर E इवेंट का कोई प्रोबेबिलिटी है और F इवेंट का कोई प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, राइट। मतलब E का प्रोबेबिलिटी इवेंट E का प्रोबेबिलिटी इवेंट F के प्रोबेबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि E और F जो है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे अगर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप समझना चाहें तो एक डाइस को थ्रो करते हैं, पहला इवेंट हम लोग मानते हैं इवन नंबर आना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2
है ना, 3/6 दैट मीन्स 1/2। और दूसरा इवेंट हम लोग मानते हैं ऑड नंबर आना, तो ये भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्योंकि पहले में इवेंट आया दूसरा में ऑड आया, इससे प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम करते हैं कि एक थैले में जो है 5 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल रख लेते हैं, पहला इवेंट मानते हैं व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इवेंट, और दूसरा मानते हैं क्या, ब्लैक बॉल आने का इवेंट, ठीक है। तो पहला और अगर हम बॉल को निकाल के बाहर रख लेते हैं तब देखिए क्या होगा। पहले केस में 5/10 है ना, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, 5/10 मतलब 1/2। लेकिन अगर आप एक बॉल निकाल चुके हैं तो फिर ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5/9, क्योंकि सिंपल स्पेस में आप एक बॉल निकाल के रख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि पहला एक प्रोबेबिलिटी के कारण दूसरा, पहले इवेंट के कारण दूसरा इवेंट इफेक्ट हो गया, तो वहां पे दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी में उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इफ इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बच्चों ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू होता है क्या, पीई इंटू पी एफ, डायरेक्ट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाता है, पीई इंटू पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। अगर ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं क्या कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पी इंटरसेक्शन एफ हम लोग देखे थे क्या, पी इंटू पी एफ बाई ई, यही था। लेकिन अगर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है, इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो पीई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, पीई और पी एफ बाई ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका है। लेकिन अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो एफ के होने पर ई का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग नीचे से डायरेक्ट ई को हटा सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी इंटू पी एफ, क्योंकि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हो रहा था कि पहले इवेंट ई हुआ, फिर इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका है, ई का इफेक्ट अभी एफ पे आ रहा है, लेकिन अगर दोनों घटना स्वतंत्र है तो ई का इफेक्ट एफ पे नहीं पड़ेगा, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे पी इंटू पी एफ, क्योंकि इवेंट जो है आपका इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा लिखना चाहें, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीई पी एफ और क्या पीजी, ठीक है। सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल निकाल के प्रोडक्ट कर देंगे। कभी कभी बच्चों डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा रहेगा, पीई एफ जी, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देता है, तो इंटरसेक्शन कुछ नहीं है बीच में, तो आपको इंटरसेक्शन ही समझना है। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पीई पी एफ और पीजी, अगर डिपेंडेंट होता तो पीई पी एफ अपॉन ई और पी जी अपॉन ई एफ, जी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ई और एफ पहले हो चुका है तब, है ना। तो आपको क्वेश्चन को देख करके समझना होगा, कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है, या क्वेश्चन से आपको ऑब्जर्व करना होगा कि इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। बाकी को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे और अच्छे से क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।